चैनल सफलता की पाठशाला और आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी आर पास्ट में से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है अ वेरी बिग किंगडम एंड इक्वल्स एन एम्पायर। ये कैसे है? जिस एम्पायर को अशोका रूल करते थे वो उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने फॉर्म किया था मोर देन 2300 इयर्स अगो। चंद्रगुप्त जो थे वो सपोर्ट किए जाते थे बहुत ही वाइज मैन से जिनका नाम था चाणक्य, या हम उन्हें कौटिल्य भी कह सकते हैं। चाणक्य के जो आइडियाज थे वो एक बुक में लिखे गए थे जिसका नाम है अर्थशास्त्र। फिर आता है डायनेस्टी। डायनेस्टी व्हेन सेम मेंबर्स ऑफ फैमिली बिकम रूलर वन आफ्टर अनदर, उसको हम लोग डायनेस्टी कहते हैं। The Mauryas were also a very big dynasty with three important rulers: चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसारा and बिंदुसारा के बेटे अशोका। नेक्स्ट है सिटीज इन एम्पायर। तो जो एम्पायर में थी वो बहुत सारी सिटीज थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला जो था वो गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। उज्जैन जो था वो रूट था नॉर्थ टू साउथ इंडिया के लिए, यहाँ से सब कुछ अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और जो क्राफ्ट पर्सन थे वो इन्हीं सिटीज में रहते थे। पाटलिपुत्र जो था वो मेन सिटी था। अब विलेजेस इन एम्पायर, तो वहां पर फार्मर्स और हर्डर्स के विलेजेस होते थे। सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट थे जहाँ पर लोग एनिमल्स को हंट करते थे। वो मॉडर्न ऑफिशियल्स को एलिफेंट, टाइम्बर, हनी और वैक्स प्रोवाइड करते थे। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी वो एकजुट रहते थे। तो डिफरेंट एरियाज के वो एरिया में एम्पायर के लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट टाइप का खाना खाते थे और डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस भी पहनते थे। अब हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? तो एम्प्रेस को ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए थे किंग से, क्योंकि एम्पायर बड़े होते किंगडम से और उन्हें बिगर आर्मीज की भी प्रोटेक्शन चाहिए थी। तो उन्हें लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी चाहिए होते थे जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। अब है रूलिंग एन एम्पायर। कैसे एम्पायर को रूल किया जाता था? तो डिफरेंट पार्ट्स जो एम्पायर के वो थे वो डिफरेंटली रूल किए जाते थे क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा होता था। एरिया जो पाटलिपुत्र के चारों तरफ था वो अंडर कंट्रोल था एम्पर के, एकदम डायरेक्ट। ऑफिशियल जो थे वो अपॉइंट किए जाते थे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स जो उन विलेजेस और टाउन इस एरिया में रहते थे। ऑफिशियल उन्हें भी पनिश कर सकते थे जो रूलर्स के ऑर्डर्स को नहीं मानते थे। बहुत सारे ऑफिशियल्स को सैलरीज दी जाती थी। मैसेंजर प्लेस टू प्लेस जाते थे अपना मैसेज स्प्रेड करने। स्पाइस ऑफिशियल्स पर अपनी नजर रखते थे। एम्परर सबको सुपरवाइज करते थे with the help of royal families and senior ministers. अब रूलिंग इन बिटवीन एरियाज, तो बहुत सारे एरियाज इन सेंटर्स के बीच में मौर्यस ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स जो इंपॉर्टेंट था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिसोर्सेज जो थिंग्स को कलेक्ट करने में हेल्प करते थे एज टैक्स और ट्रिब्यूट। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र हमें बताता है नॉर्थ वेस्ट जो था वो इम्पोर्टेंट है ब्लैंकेट्स के लिए, साउथ इंडिया फॉर गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। ये पॉसिबल है कि जो रिसोर्सेज है उन्हें हम ट्रिब्यूट में कलेक्ट किया करते थे। फिर टैक्स वर्सेस ट्रिब्यूट। तो टैक्स और ट्रिब्यूट होता क्या है? टैक्स डेली बेसिस पर कलेक्ट किया जाता था, इसमें फिक्स टाइम पीरियड ऑफ फिक्सिंग होता था। ट्रिब्यूट तब कलेक्ट किया जाता था जब पॉसिबल हो लोगों से, इसमें ज्यादा वैरायटी की चीजें दी जाती थी। अब फॉरेस्टेड रीजन कंट्रोल इन मॉडर्न एम्पायर, तो बहुत सारे फॉरेस्टेड रीजन भी थे। जो लोग इस एरिया में रहते थे वो ज्यादा या फिर कम इंडिपेंडेंट थे इस एम्पायर पे। वो एलिफेंट, टाइम्बर, हनी और वैक्स मॉडर्न ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट है द एम्परर एंड द सिटी। तो मेगास्थनीज एक एम्बेसडर थे जिनको सेल्यूकस निकेटर, एक ग्रीक रूलर वेस्ट एशिया के, भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में। मेगास्थनीज ने एक अकाउंट लिखा था जो उन्होंने वहां पर देखा। दिस
Now this point is out of your NCERT book, but for your knowledge, I am telling it. तो इंडिका एक बुक है जो मेगास्थनीज ने लिखा था कि क्या उन्होंने मौर्य डायनेस्टी में देखा था और उन्हें किस टाइप की रिसोर्सेज भी मिली. नेक्स्ट आता है मेगास्थनीज अकाउंट. अब मेगास्थनीज जो थे उन्होंने क्या लिखा था वो हम लोग अभी करेंगे. तो ये इनके पार्ट का डिस्क्रिप्शन है. The occasion on which the empress appears in public are celebrated with grand royal processions. He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots circle about the head of the emperor. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. And about Patliputra, modern Patna, he wrote, "This is a large and beautiful city. It is surrounded by massive walls. It has 570 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds." तो इस पैराग्राफ का मतलब है जब एम्परर पब्लिक में आते थे तो उनका जब सेलिब्रेशन था वो बहुत ही रॉयल स्टाइल में किया जाता था. कोई गोल्डन पैलिक्विन में कैरी किए जाते थे. उनके गार्ड्स एलिफेंट्स राइड करते थे डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर. कुछ गार्ड्स ट्रीज कैरी करते थे जिसमें बर्ड्स रहती थी इंक्लूडिंग फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स जो एम्परर के हेड पर सर्कल में घूमते थे. जो किंग जो था वो नॉर्मली आर्म्ड वुमेन से सराउंडेड था. उसे डर था कि कोई उसे मारने की कोशिश करेगा. उसके पास स्पेशल सर्वेंट्स होते थे खाना टेस्ट करने के लिए बिफोर ही ईट्स. वो कभी भी सेम बेडरूम में 2 रातों के लिए नहीं सोता था. और पाटलिपुत्र की बात करें जो अब मॉडर्न पटना है, ये बहुत ही लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी है. ये मैसिव वॉल से सराउंडेड है. यहाँ पर 570 टावर्स और 64 गेट्स है. हाउसेस जिसमें 2-3 स्टोरेज है वो वुड और मड ब्रिक के बने हुए होते हैं. किंग का जो पैलेस है वो भी वुड का बना होता है और डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स. ये सराउंडेड होता है विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स. गार्डन से पूरा सराउंडेड है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है. अब नेक्स्ट है अशोका, अ यूनिक रूलर. जो मोस्ट फेमस मॉडर्न एम्परर है वो है अशोका. वो फर्स्ट रूलर है जिन्होंने ट्राई किया था अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए टू पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन. मोस्ट अशोका's inscription were in Prakrit and were written in Brahmi script. अब नेक्स्ट है अशोका's war in कलिंगा जो हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है. कलिंगा जो है वो एशियन नेम है कोस्टल ओडिशा का. अशोका एक वो लड़ाई लड़ी थी कलिंगा में जिसे वो जीत भी गए, लेकिन वो एकदम शॉक्ड हो गई कि उन्होंने इतना सारा वायलेंस देखा, इतना सारा ब्लड शेड देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं और लड़ाइयाँ नहीं लड़ूंगा. एंड वो ओनली किंग थे जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री में कॉन्क्वेस्ट मतलब लड़ाई को छोड़ दिया आफ्टर विनिंग अ वॉर. तो ये अशोका का इंस्क्रिप्शन है जो कलिंगा वॉर डिस्क्राइब करता है. इधर That is what Ashoka declared in one of his inscriptions 8 years after becoming king. I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed. This filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die.
People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved ones. That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. Instead of Instead they should try to think about how to spread Dhamma. धम्मा एक प्राकृत वर्ड है जिसे हम लोग संस्कृत में धर्म को होता है. So this was the last topic for this video. In next video we will be talking about what is Dhamma and what was Ashoka's Dhamma. Till then, take care and bye bye. Don't forget to hit the like button and subscribe to our channel. Share it with your friends. And for now, I'm Kashan Singh, thanking you all to watch this video. Bye guys.